वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 11 सितंबर 2022 की करंट अफेयर की बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। सबसे पहला करंट अफेयर की अगर हम बात किया जाए तो बात है आपका द हिंदू से लिया गया है। दत्तक ग्रहण के नए नियमों ने भ्रम पैदा किया। द हिंदू का टॉपिक है दत्तक पुत्र का नाम आपने सुना होगा, या दत्तक पुत्री, जिसे आप एडॉप्शंस भी कहते हैं। एक्चुअली भारत सरकार ने, या आप कह सकते हैं कि दत्तक पुत्र से संबंधित नियमों और कानून में बदलाव करने की बात कर रही है। समाचार के मुताबिक गोद लेने के नए नियमों के कार्यान्वयन पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत देश के अंदर में जो दत्तक पुत्र से संबंधित नियम और कानून है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। खास करके कार्यकर्ता चिंतित है इस बात की कि जो नई प्रक्रिया से लंबी और कठिन प्रक्रिया में और देरी से हो सकती है, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि जो नई प्रक्रियाएं जो आएंगी उससे शायद और भी बढ़ सकता है। चलिए हम जानते हैं कि दत्तक पुत्र से संबंधित कानून क्या है और नए नियम क्या है। नए नियम जो है एडॉप्शन से संबंधित बात करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत देश के अंदर में ही नहीं, पूरे विश्व में हॉस्पिटल में या फिर एक्सीडेंट के दौरान या कई परिस्थितियों में जिन माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और उसके कारण उनका जीवन जो है बहुत ही कठिन और मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका भविष्य जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इस संदर्भ में रखते हुए ये मानव कर्तव्य के अनुसार से, या कह सकते हैं मानवीय रूपरेखा के अनुसार, किसी बच्चे को गोद लेना एक हमारा भी दायित्व हो जाता है। लेकिन गोद लेने के साथ साथ उसके नए नियम और कानून को भी समझना बहुत अत्यधिक जरूरी है। नए नियम इस प्रकार से हैं कि अदालत से जिला अधिकारी और माता पिता और गोद लेने वाली एजेंसियों को गोद लेने की याचिकाओं को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। अर्थात अदालतों से जिला अधिकारी, अर्थात कि जो अदालत में जो प्रक्रियाएं होती है वो जिला अधिकारी और माता पिता, ये माता पिता और गोद लेने वाली जो एजेंसियों को गोद लेने की याचिकाओं को अर्थात पिटीशन दिया गया है और उस पर स्थानांतरित करने की बात करती है। जो ऐसा इसलिए क्योंकि समय लगता है, महंगा बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाती है, और बहुत सारी इसमें याचिकाएं शामिल हैं जिसमें कहा गया है कि भाई गोद लेने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है, गोद लेने की प्रक्रियाओं में बहुत सारे खर्च होते हैं। ऐसी स्थिति में जिनके मन में इच्छाएं भी उत्पन्न होती है कि किसी बालक को गोद लिया जाए या बालिका को गोद लिया जाए, तो इन सभी प्रक्रियाओं के कारण जो है इनके मन में ये जितने भी कार्यालय और की दुविधाएं हैं उसके कारण से मन उछ भी जाता है। इससे बेहतर है कि उसको आसान से आसान किया जाए। भारत में अगर हम बात करें दत्तक पुत्र से संबंधित, अगर बात करें दत्तक से संबंधित बात करें तो हर साल करीब 3500 गोद लेने का काम पूरा होता है। अर्थात 3500 बच्चे हर साल किसी माता पिता के द्वारा सुपुत्र किए जाते हैं, या माता पिता को सुपुत्र किए जाते हैं जिनके माता पिता का देहांत हो जाता है, या वो बच्चे लावारिस होते हैं, या हॉस्पिटल में उनके माता पिता का माता का देहांत हुआ, या किसी भी प्रकार से आप कह सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। संसद ने पिछले साल किशोर न्याय बच्चों की देखभाल के संरक्षण संशोधन बिल 2021 में पारित किया था, जिसमें जिला अधिकारी को गोद लेने का आदेश देने का अधिकार भी दिया गया था। पिछले कानून में ये बातें की गई थी कि जिला अधिकारी भी इस बात में गोद ले सकता है। उद्देश्य क्या थी कि बड़ी से बड़ी संख्या में जितने भी लंबित मामले हैं, उस लंबित मामले के कारण गोद लेने के दौरान अदालत से संबंधित देरी न रोका जाए। अदालत में प्रक्रियाएं लंबी हो जाती है, समस्या ये उत्पन्न हो जाता है कि गोद लेने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी होने का, तो ऐसा कहा कि जिला अधिकारी भी इस तरीके की समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये मामले पे बदलाव करने की बात की जा रही है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए एक डेटा की अगर हम बात करें, सो आपका केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021 में ये बातें कही गई थी। अब न्यू रूल्स के बारे में भी बातें हैं कि बहुत सारी पेंडिंग हो जाती है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस प्रक्रियाओं को वो सुलझा आप समस्या का समाधान कर सकता है। अब इसमें आपका ये है कि प्रश्न आपके प्रीलिम से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, खास करके ये प्रश्न आपका बन सकता है आपका कि चाइल्ड केयर एडॉप्शंस क्या है,
इससे संबंधित आपके प्रश्न इसमें बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट अफेयर की बात करें तो आप सभी को पता है हाल ही फिलहाल में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी जिनका नाम लीज ट्रस है। लीज ट्रस नई प्रधानमंत्री के तौर पर बनी है और वहां के ऋषि सुनाक द्वितीय स्थान पर हुए और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ साथ उसी कुछ दिनों के उपरांत वहां की महारानी एलिजाबेथ का देहांत भी हुआ। तो यहां पर कहा जा रहा है इस न्यूज में, द हिंदू का न्यूज है कि प्रधानमंत्री ने लीज ट्रस्ट को बधाई दी और द्विपक्षीय संबंध में उनकी काफी भूमिकाओं को निभाया गया है, ऐसा ये बातें की गई है। प्रसंगता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप से संबंधित। तो क्या है समाचार में ऐसा ये कहा कि भारत की जो प्रधानमंत्री हैं उसने अपने नए ब्रिटिश समक्ष की से बात की और उन्होंने नियुक्ति पर बधाई दिया। वास्तविक बात है, एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री को बधाई देगा ही, है ना, लेकिन साथ साथ में उन्होंने व्यापार सचिव और विदेश सचिव के रूप में अपनी पिछली भूमिकाओं को भारत और ब्रिटेन की जो द्वितीय या द्विपक्षीय संबंध है उसको और भी मजबूत करने की बात इसमें कहा है। और साथ साथ में कहा कि भाई इस पर हम रोड मैप भी तैयार करेंगे 2030 तक की, हम दोनों देशों के बीच में क्या करना है। दोनों देशों के बीच में आगे के जुड़ाव के लिए बहुत सारे बहुआयामी मुद्दे हैं, बहुआयामी जो है आपका विकास के लिए मुद्दे हैं, उस पर काम करने की बात उन्होंने की है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मुक्त व्यापार सौदा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर बात करने की बात है, रक्षा और सुरक्षा से समझौता की बात करने की बात कही है, वहीं पर लोगों से लोगों का संबंध की बात कही है। और साथ साथ में भारत के प्रधानमंत्री ने वहां की जो हमारी एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी, उनके मृत्यु का शोक भी आपको व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने महारानी के निधन का शोक भी व्यक्त किया, साथ साथ सरकार ने राष्ट्रव्यापी शोक की भी बात की गई है। तो ये आपका संडे का ये मुद्दा था। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, तीसरा सबसे प्रमुख अगर एक खबर की बात करें वो है आपका श्रीलंका की बात है। आप सभी को पता है कि श्रीलंका जो है आर्थिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस या आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसी स्थिति में श्रीलंका को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए आईएमएफ ने मदद किया, भारत ने भी मदद किया। भारत भी 1991 में आपको आईएमएफ से ये के द्वारा मदद मिला था क्योंकि भारत भी 1991 में आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हमारे यहाँ भी मात्र 15 दिनों के लिए शेष मात्र हमारे पास पैसे बच गए थे जिससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट आयात निर्यात कर सकते थे, लेकिन आज वही स्थिति श्रीलंका के साथ है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका ने $40 मिलियन की सहायता के लिए अमेरिका से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और अमेरिका ने इस बात की मंजूरी भी दे दी है। प्रश्न भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीति और राजनीतिक पर प्रभाव पड़ने वाले हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित बातें करता है। यहां पर भारत ने इसमें कहा कि अमेरिका ने हाल ही में संकटग्रस्त श्रीलंका के अगले खेती के मौसम के लिए उर्वरक और अन्य प्रमुख कृषियों को के आदानों को खरीदने के लिए 4 करोड़ मिलियन की सहायता करने की घोषणा की। और ये अच्छी बात है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को मदद नहीं करेगा तो क्या होगा। जैसे कि एक पड़ोसी को दायित्व तो होता है कि अपने पड़ोसी को मदद करे ताकि दोनों कदम से कदम मिलाकर अपने राष्ट्र के अंदर विकास करे, वैसे ही एक राष्ट्र को चाहिए कि दूसरे राष्ट्र की मदद करे और शांति और समन्वय को स्थापित रखे, एक भाईचारा और बंधुता को राष्ट्र और विश्व के अंदर में बनाए रखे। ऐसे में अमेरिका ने आपको संकटग्रस्त श्रीलंका को मदद करने की बात की और ये अच्छी बात थी। ये पैसा कम आय वाले किसानों की सहायता के लिए पहले $6 मिलियन के अतिरिक्त होगा। श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट जैसे भोजन, ईंधन, दवा, है ना, या आप कह सकते हैं कि आवश्यकता की बहुत सारी चीजों को आपको अमेरिका के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी, इससे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट जो आपका न्यूज है वो है सी पुतिन और शाहबाज के साथ समरकंद में एससीओ। एससीओ जानते होंगे आप लोग, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑफ शिखर सम्मेलन में हमारे मोदी जी भी शिरकत कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं।
एक तरीके से आपका द्विपक्षीय और क्षेत्रीय और एजेंसी से संबंधित प्रश्न बन सकता है। आप सभी को पता है कि भारत जो है एसीओ का एक सदस्य है, हिस्सा है। तो भारत के प्रधानमंत्री 15 और 16 सितंबर को एसीओ शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान में, अब यार प्रश्न यहां पर एक बन सकता है सर कि एसीओ का सम्मेलन कहां होने वाला है। तो एसीओ का सम्मेलन होने वाला है, एसीओ का शिखर सम्मेलन जो होगा वो होगा उज्बेकिस्तान में होगा। उज्बेकिस्तान के समरकंद की यात्रा करने के लिए वो जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर हम प्रश्न की बात करें कि जून 2019 के बाद जो ये पहला बार होगा जहां पर इसको पर्सन पर्सन शिखर सम्मेलन में जब किर्गिस्तान के बिश्केक में एसीओ सीओ का शिखर सम्मेलन आपको आयोजित किया गया था। तो ये बातें हैं, तो याद रखिएगा कि एसीओ का इस बार जो एसीओ का बैठक है उज्बेकिस्तान में आपका हो रहा है ना। एक प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होता है कि एसीओ से संबंधित कुछ बातें हम कर सकते हैं कि इसका महत्व क्या है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि ये प्रश्न आपका यहां पर बन जाएगा कि भाई सूत्रों के बताए तो मौजूदा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 14 सितंबर को समरकंद में पहुंचने वाले हैं और 16 सितंबर को वो भारत लौटने की संभावना है। शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि आखिर इसका महत्व क्या है। महत्व यह है कि भारत समरकंद शिखर सम्मेलन में एशियो में पूर्वी आप कह सकते हैं अध्यक्षता ग्रहण करेगा, है ना, घूर्णी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। सितंबर 2023 में 1 वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता भारत करेगा। अतः भारत एशियो शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा, जिससे चीन, रूस, पाकिस्तान के नेता भी इसमें भाग लेंगे। तो एशियो जो है 2023 में भारत उसकी मेजबानी करने वाला है ना, उसकी अध्यक्षता को भी ग्रहण करेगा और इन सभी देश जो है इसमें भाग लेने वाला है। आप सभी को पता होना चाहिए कि एशियो में कुल मिलाकर 8 देश हैं, 8 सदस्य एशियो के अंदर में, जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान आप देख सकते हैं, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 8 सदस्य जो है एशियो के प्रमुख सदस्य के तौर पर है। भारत और चीन की कुछ मुद्दे की अगर हम बात करें तो पिछली बार ब्राजील जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के समकक्ष आमने सामने थे, है ना। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख एलएसी को लेकर, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते, पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सैन्य टकराव के कारण संबंधों में काफी झटका देखने को मिला था। यहां पर शंघाई सहयोग संगठन में आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए यहां पर आपको है। एशिया से संबंधित कुछ मुद्दे पर बात कर ले, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश जो है एशियो के संबंध। शंघाई सहयोग संगठन 2001 में शंघाई में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन बनाया गया था, जिसमें 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। चीन है, भारत है, उज्बेकिस्तान है आपका, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। 4 जो होते हैं ऑब्जर्वी पर्यवेक्षक राज्य होते हैं, जैसे अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। 6 संवाद भागीदारी है। ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा आपको कि कितने सदस्य हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी, ये जरूर पूछेगा। हाँ, ये कभी कभी प्रश्न ये बन जाता है कि इसका केंद्र मुद्दा क्या है आपका, तो क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दा है आपका, क्षेत्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, जातीय अलगवाद के खिलाफ लड़ाई है आपका, धार्मिक अतिवाद के खिलाफ लड़ाई है, या क्षेत्रीय विकास का। तो ये प्रमुख मुद्दा है। तो हमारे लिए शंघाई सहयोग संगठन जो है प्रीलिम्स का एक प्रश्न बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में आपके रोजमर्रा की तरह समसामयिक घटनाओं के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। न्यूज़ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।